आज हम जानेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जिसमें हम मध्यकालीन भारत इतिहास में जब वो किस तरह से ये प्रारंभ हुआ, कौन कौन इस दौरान पर शासक रहे, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक सुने, तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है मध्यकालीन भारत का, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक थे और मुगल काल कैसे प्रारंभ हुआ, इसमें कौन कौन से शासक थे, उपनिवेश किस तरह से भारत में आए थे, और इसी दौरान पर विजयनगर साम्राज्य और जो मराठा काल था, इन सब को हम आज जानेंगे। ये चैनल अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही जो करंट अपडेट हमारे होते हैं, करंट अपडेट से रिलेटेड भी आपको इसमें वीडियो मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। एमपीपीएससी के जो 2020 सिलेबस है उसमें इकाई 2 या यूनिट 2 में ये टॉपिक दिया गया है, जो कि जिसमें ये दिया गया है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, जिसमें उस मुगल और उनका प्रशासन और मिश्रित संस्कृति का उदय, और इसमें क्या दिया है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसको कंप्लीट करके अगर हम इसके टॉपिक की बात करते हैं तो इस दौरान पर ये जो टॉपिक दिया गया है, इसके साथ ही जो अगर हम 11वीं से 18वीं शताब्दी की अगर सिर्फ बात करते हैं तो 11वीं शताब्दी के दौरान ही एक अन्य जो काल है मुगल मध्यकालीन भारत में ही, जिसको सल्तनत काल भी कहा जाता है, इसका भी उदय हो रहा था। अगर देखा जाए तो जो 11वीं से 18वीं शताब्दी का ड्यूरेशन है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो है सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में हम तुर्क आगमन जो था उसके बारे में जानेंगे, जिसको हम दास वंश भी कहते हैं। दास वंश में कौन कौन से शासक थे, इन सबको जानेंगे, जिसमें मोहम्मद गजनवी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान, इन सब की टॉपिक की अगर बात की जाए तो वो किस में कवर हो जाएगा, वो सल्तनत काल में कवर होता है। इसी तरह बाबर से लेकर अकबर तक, अकबर की जो धार्मिक नीति है, राजनीतिक नीति है, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब तक जो टाइम ड्यूरेशन चलता है वो कहलाता है मुगल काल। इसी मुगल काल के दौरान ही ब्रिटिश भी भारत आए थे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल में जो इसका टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1206 से 1526 ईस्वी तक के जो मध्यकालीन भारत है, इसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, इनका जो टाइम ड्यूरेशन था ये था 1206 से 1290 तक। ठीक, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो उसका श्रेय किसको जाता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय जाता है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान को। इसमें कौन कौन से शासक थे आपके, इसमें थे प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दास वंश के नाम से। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दास वंश के नाम से जाना जाता है। भारत में जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था वो किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, महमूद के बाद कौन आया? महमूद के बाद आया मोहम्मद गौरी। ठीक, मोहम्मद गौरी, इन सब के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आया शासन में।
जो ये ड्यूरेशन था प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था महमूद गजनवी के समय से स्टार्ट हुआ, और ये कब तक चला? ये रजिया सुल्तान तक चला, जिसको हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं। दास वंश के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये किसका दास था? ये था मोहम्मद गौरी का दास। ठीक है, तो इसके बाद जो भी परंपरा चली थी वो जैसे इल्तुतमिश आया, फिर इल्तुतमिश के बाद जो उसकी पुत्र था वो तो एक तरह से अयोग्य था, तो उसके बाद जो उसकी कार्यभार संभाला था वो किसने संभाला था? वो रजिया सुल्तान ने संभाला था। जानेंगे। तो अभी हम एक तरह से हायरार्की समझ लेते हैं कि ये जो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान है ये कब से शुरू हुआ? ये 1206 से शुरू हुआ, और 1290 तक का जो ड्यूरेशन था ये कहलाता है प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। इस दौरान पर क्या क्या परिवर्तन देखे गए, राजनीतिक परिवर्तन जो देखे गए, सांस्कृतिक परिवर्तन देखे गए, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इन सबको आगे हम क्लास में भी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, रजिया सुल्तान कौन? पहली जो भारतीय मुस्लिम शासिका थी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये अपना टॉपिक जो हो जाएगा ये होगा प्रारंभिक तुर्क सुल्तान। इसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश का ड्यूरेशन जो था ये था 1290 से 1320 तक। भारत में स्थापित मुस्लिम राज का जो विकास हुआ उसमें ये महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक, इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो था उसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। कब? 1290 में। इसके बाद जो शासक हुआ वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, किस प्रकार से उसने जो नापतोल का सिस्टम चलाया था, उस सब को, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली की अगर बात करते तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इन सब को हम जानेंगे खिलजी वंश का जब हम क्लास में क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे इस वंश के बारे में। हम जानेंगे कि अगर बात की जाए तो इस वंश की, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी का इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है। खिलजी वंश के बाद जो शासन आया वो था तुगलक वंश का। तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक ये शासन में रहा। इस वंश की स्थापना का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। इसके बाद अन्य शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसकी विस्तार नीति क्या थी, प्रशासन व्यवस्था क्या थी, क्या योजनाएं थी, इसको हम सब किसमें पढ़ेंगे? तुगलक वंश में। तो जो ये अभी जो हम देख रहे हैं वो अभी मोटा मोटा अपन समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक थे, इनका जो ड्यूरेशन था वो कौन कौन सा था। आगे मैं क्लास में इन सबको डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो हम सिर्फ उन टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए बहुत ही ये अगर पढ़ने पे अगर हम देखेंगे तो ये बहुत लेंथी बन जाएगा। लेकिन हमको किस हिसाब से पढ़ना है? हमको सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उन सब के बारे में जो हमारे सिलेबस में दिया है उसके साथ को रिलेटेड करते हुए हम उन सब टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने प्री मिडिवल पढ़ा है, पूर्व मध्यकालीन भारत वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके पहले प्राचीन भारत में भी हमने एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से मैंने सारे लेक्चर तैयार किए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। 3 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं या हम 5 और 11 मार्क्स की बात करते हैं जो आपके 2020 में है, इसी तरह अगर आप अपन उसको कर सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो हिस्ट्री तो ऐसी चीजें चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली अपना जो है ये एमपीपीएससी 2020 के हिसाब से आपको ये अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। 3 मार्क्स में भी छोटे छोटे ये टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सल्तनत काल है ये तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश, इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये रहा करीब 1414 से 1451 ईस्वी तक ये शासन में रहा। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की नींव रखी गई। इस वंश का विवरण हमको मिलता है तारीख
ए मुबारक शाही एक पुस्तक है जो कि याहिया बिन अहमद हिंद के द्वारा लिखी गई। ये जो हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो सल्तनत काल है और जो मुगल काल है, इसके विवरण हमको किससे मिलते हैं? इन सब के विवरण हमको मिलते हैं साहित्यिक स्रोत से। किनसे? साहित्यिक स्रोत से। अब देखिए, जैसे कि हमने जब प्राचीन भारत के बारे में देखा था तो उसमें उस समय पर देखिए साहित्य, उस समय पर जो किताबें इत्यादि थी वो उतनी प्रचलन में नहीं थी। तो पहले क्या चलते थे? पहले चलते थे लेख, ठीक है, शिलाओं में लेख लिखे जाते थे, पत्थरों से उकेरे जाते थे, ठीक। अब यहाँ पर जो मध्यकालीन अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें स्रोत किसके मिले हैं? यहाँ पर हमें किताबें मिली हैं, पुस्तकें मिली हैं, है ना। उनके माध्यम से हमको ये पता चला है कि इस समय पर ये काल था, इस समय पर ये काल था, इस समय पर मुगल वंश की बात करते तो बाबर नामा, हुमायूं नामा, इस तरह से हमें जीवनी किस प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और किताब उल हिंद जिसे कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। तो ऐसे कई साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम ड्यूरेशन पर ये शासन में रहा है और जो भी शासक था इस शासन काल में रहा, और इस समय पर क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, ये सब हमें उन किताबों से पता चलेगा। इसके लिए भी मैंने एक लेक्चर तैयार किया है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन था और मुगल सल्तनत में कौन कौन था, और उस समय पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों में उन शासकों का क्या क्या विवरण मिलता है, क्या स्थिति मिलती है, इन सब का मैंने एक अलग से पूरा एक लेक्चर तैयार किया हुआ है। सही है, ठीक है। तो ये सब हमें विवरण किससे मिलता है? ये हमें मिलता है साहित्यिक स्रोत से। तो हम किसकी बात करें भी? सल्तनत काल की। सल्तनत काल में सैयद वंश की बात करते हैं तो ये अपना 1414 से 1451 तक रहा। इसके बाद जो शासन आया वो लोधी वंश। लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक ये शासन में रहा। इस वंश की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा। प्रथम अफगानी साम्राज्य के नाम से भी इस वंश को जाना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर के द्वारा परास्त कर लिया गया और मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा कर ली गई थी। तो इस तरह से जो वंश है सल्तनत काल, वो लोधी वंश तक 1526 तक ये वंश रहा। इसी दौरान सल्तनत काल के साथ ही कई अन्य शक्तियों का भी उदय हो रहा था। ये अन्य शक्तियां थी कौन कौन सी थी? इन अन्य शक्तियों में क्षेत्रीय शक्तियां थी। क्षेत्रीय शक्तियों की अगर बात करते हो तो इसमें जिसमें मालवा में दिलावर खां था, है ना। हुशंग शाह जिसने मांडू साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह मेवाड़ में कौन था? राणा सांगा, ठीक। और फिर गुजरात में भी मोहम्मद शाह आया। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, जौनपुर में मलिक सरवर था, ठीक। तो ऐसे जो छोटी छोटी जो शक्तियां थी, क्षेत्रीय शक्तियां, उनको जानेंगे। इसी तरह इसमें एक अन्य जो साम्राज्य था ये था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। और बहमनी साम्राज्य जो की गई थी बहमन शाह के द्वारा, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से सल्तनत काल के दौरान ही कई अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी उदय हो रही थी और मुगल साम्राज्य का भी उदय होने लगा था। किसके दौरान ही? लोधी वंश के जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए उसके चाचा ने किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था। और बाबर ने किसको? लोधी में जो लोधी वंश में जो इब्राहिम लोधी था उसको परास्त कर दिया था और मुगल शासन की नींव रख दी थी। मुगल शासक में इस तरह हम सल्तनत काल में जो विजयनगर साम्राज्य है इसको भी जानेंगे, बहमनी साम्राज्य को जानेंगे और मुगल साम्राज्य जो था इसको जानेंगे। मुगल साम्राज्य की अगर बात की जाए तो ये 1526 से बाबर से शुरू होता है और
1707 औरंगजेब तक ये जो काल था इसको मुगल काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मुगल काल के नाम से। मुगल काल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा 1506 में। और शासन काल की बात करते हैं तो बाबर का जो शासन काल था ये था 1530 तक। बाबर के शासन काल में बाबर ने भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े और उनको जीता भी, जिसमें थे खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, जिसमें उसने मेदिनी राय को हराया था। तो इन सबको हम जब मुगल काल के बारे में जानेंगे तो उन सबको हम डिटेल में जानेंगे और इसी से रिलेटेड आपके जो तो ये सब आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद आया हुमायूं, जिसका पुत्र था। ये 1530 से 1540 तक पहले शासन में था। उसके बाद इसी के शासन के दौरान पर शेर शाह सूरी आ गया। ठीक है, शेर शाह सूरी ने करीब 1540 से 1555 तक शासन किया और जो हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम को जानते हैं वो उसकी स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई। शेर शाह सूरी ने भी प्रशासन को लेकर काफ़ी कार्य किया था, काफ़ी सुधार कार्य किए थे, उसको भी हम इसी दौरान पर जानेंगे। उसके बाद करीब शेर शाह की मृत्यु के बाद 1555 से लेकर 1556 तक फिर से हुमायूं शासन में रहा और करीब 1556 में उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बाद इसका पुत्र जो था हुमायूं का अकबर शासन में आया है। ये करीब बहुत ही अल्प आयु में ये शासक बन गया था। 1556 से 1605 तक का जो शासन जो टाइम था, इस समय पर अकबर शासन में रहा। अकबर की धार्मिक नीति, राज्य विस्तार की नीति, कलिंग युद्ध, इन सब को हम इसमें जब अकबर की नीति के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। गोंडवाना जो कि मध्य प्रदेश का भाग है, यहाँ पर भी अकबर द्वारा अपना प्रशासन, अपना राज्य विस्तार करने के लिए यहाँ पर भी अभियान चलाया गया था, जिसको कि रानी दुर्गावती ने किस तरह से यहाँ पर अपने राज्य की रक्षा की थी और अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था। जो भी अगर युद्ध की बात करते, नीति की बात करते, तो अकबर ने किस तरह से साम्राज्य विस्तार की नीति रखी थी, किस तरह से वो धर्म को भी लेकर धार्मिक नीति बनाई हुई थी, उन सबको हम आगे विस्तार से जानेंगे। अकबर के बाद जहांगीर का जो शासन काल था ये था 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन काल था। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला इत्यादि को काफी महत्व दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। जहांगीर के बाद इसका पुत्र शाहजहां शासन में आया, जो कि 1627 से 1658 ईस्वी तक ये शासन में रहा। हम ताजमहल की अगर बात करते तो उसका श्रेय किसको जाता है? शाहजहां को जाता है, जो हम आज भी देखते हैं तो विश्व धरोहर का ये एक रूप है। शाहजहां के बाद औरंगजेब शासन में आया, जो कि 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासन में रहा। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस तरह से अपनी धार्मिक नीति रखी थी, इन सब को हम जब औरंगजेब के बारे में जानेंगे तो उस समय पर पढ़ेंगे। इसी दौरान मुगल काल का जो इस 1605 से 1707 का जो टाइम है, इस समय पर मराठा शासकों का भी औरंगजेब के समय उदय हुआ था। जहांगीर के समय ही जो अंग्रेजी उपनिवेशों की अगर हम बात करते हैं, उपनिवेशी भारत आए थे व्यापार के लिए। ठीक, जो कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम्स किंच, ऐसे कई यूरोपीय जो यात्री थे वो जहांगीर के समय पे ही इसके शासनकाल में यहाँ पर आए थे भारत में। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने अपना धीरे धीरे विस्तार से व्यापार करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब तक की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब के समय पर, औरंगजेब के बाद से जो मुगल साम्राज्य है इसका पतन होना भी शुरू हो गया था। जो मुगल काल की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब के बाद जो सत्ता प्राप्ति को लेकर जो विद्रोह था,
इनका जो इंटरनल ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, या ये कह सकते हैं जो उनके जो परिवार में ही विद्रोह शुरू हो गया था। औरंगजेब का भी अपने भाइयों से भी विद्रोह हुआ था, जिसमें दारा शिकोह था। तो इस तरह से अगर हम पतन की बात करते हैं तो औरंगजेब के बाद जो पतन की स्थिति थी मुगल काल की, वो शुरू हो गई थी। इसके क्या कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के, इसको हम जानेंगे कि किस तरह से वहां पर बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी हुए। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी और राजपूत विरोधी नीति थी, ये भी मुगल काल के पतन का कारण बन गई थी। औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी, ये दक्कन नीति क्या थी, इसको हम विस्तार से जानेंगे। मनसबदारी नीति क्या थी, इसको जानेंगे। तो ये जो अगर हम कहें तो जो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम को लेकर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे वो हम क्लास में डिटेल से जानेंगे। आप इस प्रकार तो यहाँ तक हमने सल्तनत काल और मुगल काल का जो टाइम ड्यूरेशन था और उस दौरान पर कौन कौन से शासक रहे, इनको हमने जाना। इन सब की अगर हम बात करते हैं मुगल काल की और सल्तनत काल की, इनसे संबंधित जो स्रोत हैं, जो हमें किताबें मिली हैं, जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ड्यूरेशन में कौन कौन से शासक थे, इन सब के लिए भी मैंने एक लेक्चर, जैसे मैंने बताया, तैयार किया हुआ है। इसके साथ ही सल्तनत काल में राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसको जानेंगे। मुगल काल में मुगल प्रशासन व्यवस्था क्या थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था क्या थी, वहां पर जो सरकार का जो प्रशासन था वो किस प्रकार से था, सामाजिक स्थिति क्या थी, संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, मिश्रित संस्कृति क्या है, किस तरह से इसका उदय हुआ, अकबर की धार्मिक नीति, इन सबको हम टॉपिक वाइज डिटेल में जानेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज मध्यकालीन भारत के जो प्रारंभ से लेकर अंत तक की हमने बात की, जिसमें हमने जो जो उस समय पर शासन में रहे उनको जाना है। इन सब के बारे में विस्तार से हम अगली क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जो 2020 के लिए क्लासेस हैं वो भी लास्ट मंथ से ही स्टार्ट हो गई, जिसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर लिया है। आगे हम और साथ ही इसमें जो आपकी करंट अपडेट्स हैं वो भी साथ ही में चले रहे हैं, जो कि आपको चैनल में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको आगे की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।